मॉर्निंग बच्चों, आज का टॉपिक है बाइनरी सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी पद्धति। तो देखिए, नंबर सिस्टम दो टाइप का होता है। एक होता है डेसिमल सिस्टम और एक होता है बाइनरी सिस्टम। नंबर सिस्टम दो तरह का हो गया, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को कहते हैं द्विआधारी पद्धति और डेसिमल सिस्टम को कहते हैं दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम में हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल 10 डिजिट यूज करते हैं। यह 10 अंक से नाम पड़ा डेसिमल सिस्टम, यानी इस सिस्टम में हम लोग ये 10 अलग अलग तरह का डिजिट यूज करते हैं और बाकी जो नंबर बनते हैं 10, 11, 12, 13, 14 वो सब इसी नंबर से बनते हैं। तो ये 10 डिफरेंट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा डेसिमल सिस्टम। तो हम लोग जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो डेसिमल सिस्टम, लेकिन बाइनरी सिस्टम में केवल दो ही डिजिट का इस्तेमाल होता है, एक है 0 और एक है 1। इसके अलावा तीसरा कोई डिजिट नहीं है, इसलिए नाम पड़ा बाइनरी सिस्टम। यानी इसमें केवल बाई का मतलब दो होता है, द्विआधारी पद्धति, यानी जिस पद्धति का केवल दो ही आधार है, 0 और 1। तो आज के क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे हम बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक नंबर है 43 और 43 के नीचे यहाँ पर ब्रैकेट डाल के यहाँ 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो नंबर है 43 ये डेसिमल सिस्टम में है। 10 का मतलब डेसिमल सिस्टम और 2 का मतलब बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के लिए हम लोग 10 यूज़ करेंगे और बाइनरी के लिए 2। तो एक संख्या है 43 जो डेसिमल में दिया गया है, इसको बाइनरी में बदलना है। कैसे बदलें? यानी इस नंबर 43 को आपको बाइनरी सिस्टम में लिखना है, यानी 0 और 1 में लिखना है। कैसे लिखेंगे? तो देखिए ध्यान से, 43 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें क्या नियम है कि जो भी नंबर को आपको बाइनरी में बदलना है उसको 2 से तब तक डिवाइड करते जाइए जब तक कि रिमाइंडर 1 ना आ जाए। इस नंबर को 2 से तब तक भाग दीजिए जब तक कि रिमाइंडर 1 ना आ जाए। तो ये 43 है, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 21 जा 42, रिमेनिंग कितना हो गया 1, और जो रिमाइंडर है उसको साइड में लिखते चलिए। 2 इंटू 21 42 हुआ, रिमाइंडर 1 हो गया। यानी यहां पर कोशेंट लिखना है, ठीक है। फिर 21 है, 2 10 जा 20 और यहां पर क्या है 21, तो फिर रिमाइंडर 1 हो गया। 2 5 जा 10 और यहां भी 10 है तो रिमाइंडर 0। 2 2 जा 4, यहां 5 है, रिमाइंडर 1। फिर 2 1 जा 2, यहां भी 2 है, रिमाइंडर 0। लास्ट में 1 आ गया। अब यहां से ये लास्ट का 1, फिर 0 1 0 1 1, यानी नीचे से एकदम ऊपर तक चले जाओ और इसको अरेंज करके लिखो। तो नीचे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1। तो यही हो गया 43 का बाइनरी फॉर्म। यानी 43 किस फॉर्म में है? डेसिमल सिस्टम में है, यानी यहाँ ब्रैकेट में 10 लिखा हुआ है, और इसको बाइनरी सिस्टम में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। बाइनरी सिस्टम को ब्रैकेट में डाल के 2 लिखते हैं। तो 43 का बाइनरी फॉर्म 1 0 1 0 1 1 है। तो ये तो था डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। अब सेकेंड है, ये बाइनरी नंबर है, ध्यान से देखिए 1 0 1 0 1 1, यही वाला नंबर है 1 0 1 0 1 1। ये बाइनरी में है, इसको किस में बदलना है? डेसिमल में। तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले इस नंबर को लिखिए 1 0 1 0 1 1। उसके बाद यहाँ पर 2 पर पावर 0 लिखिए। ये अपने मन से हर बार ऐसे लिखना होगा। 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5। सबसे पहले इस नंबर को लिखना है, उसके बाद इधर राइट से लेफ्ट की ओर जाना है, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 ऐसे करके लिखते जाना है। फिर ये जो नीचे नंबर है 1 और ऊपर में क्या है 2 पर पावर 5, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 पर पावर 5, फिर यहाँ पर 0 इंटू 2 पर पावर 4, फिर यहाँ पर आइए 1 इंटू 2 पर पावर 3, सबको प्लस करते चलिए, 0 इंटू 2 पर पावर 2,
0 इंटू टू पर पावर 2, 1 इंटू टू पर पावर 1 और लास्ट में 1 इंटू टू पर पावर 0। तो इस तरह से लिखना है। अब देखिए 2 पर पावर 5 का वैल्यू 32 हो गया, 2 पर पावर 4 का वैल्यू 16, 16 इंटू 0 0, 2 पर पावर 3 का वैल्यू 8, 2 पर पावर 2 का वैल्यू 4 इंटू 0 0, 2 पर पावर 1 का वैल्यू 2 और 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1। अब कितना हो गया 32, 8 40, 2 42, 1 43। तो इस बाइनरी नंबर का डेसिमल फॉर्म 43 हो गया। थर्ड नंबर में क्या है, एक डेसिमल नंबर है 25। ये डेसिमल नंबर 25 है, इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 12 जा 24, रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, 6 माइनस 6, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। अब नीचे से ऊपर ले चलो, 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। तो ये 25 का बाइनरी फॉर्म हो गया। अब इसी नंबर को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 1 1 0 0 1। इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 25 आना चाहिए। तो इस नंबर को कैसे करेंगे, तो 1 1 0 0 1, पहले इसको लिखो 1 1 0 0 1। उसके बाद फिर वही 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4। अब सबको मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2 पर पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 पर पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 पर पावर 0। 2 पर पावर 4 की वैल्यू हो गई 16, ये हो गई 8, ये 0, ये 0 और 2 पर पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1, 16 8 24 1 25। तो ये 25 मिल गया। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल को हम बाइनरी में और किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पर एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा। इसको पहले लिख लीजिए क्योंकि फेयर यहीं से आपको लिखना है, फेयर कॉपी में आपको ये लिखना है। इसको लिखना स्टार्ट करिए, चाहे कोई भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, यहाँ से आप इसको लिखना स्टार्ट करेंगे बाइनरी सिस्टम को। इसको फेयर कॉपी में आप लोग लिखेंगे बाइनरी सिस्टम। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे, यानी अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे के प्रॉपर्टी को कंपेयर करिए। तो इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, इसमें तो टोटल 7 पॉइंट है, तो इसमें से कोई भी 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया गुण, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे। पहला देखिए चार्ज, अल्फा रे पर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रे पर नेगेटिव चार्ज होता है और गामा रे पे कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो पहला कंपैरिजन हो गया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नो चार्ज। मास की बात करें तो अल्फा रे का मतलब या अल्फा पार्टिकल का मतलब 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होता है, यानी इक्वल टू मास ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बीटा रे का मतलब बीटा माइनस पार्टिकल, तो बीटा माइनस पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, और इसका तो कोई मास ही नहीं होता, कोई चार्ज ही नहीं होता। स्पीड की बात करते हैं
तो अल्फा रे का स्पीड लाइट के स्पीड का 1/10 होता है। बीटा रे का स्पीड लाइट के स्पीड का 1/3 से 9/10 पार्ट होता है। और गामा रे का स्पीड बिल्कुल लाइट की तरह होता है, क्योंकि गामा रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबका स्पीड लाइट के बराबर है। यानी सबसे ज़्यादा स्पीड गामा का हो गया, उससे कम बीटा, और सबसे कम स्पीड है अल्फा। आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग पावर का मतलब हो गया कि जब ये रे किसी गैस से होकर गुजरेगा तो उस गैस को आयोनाइज कर देगा। तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर है अल्फा रे की, वेरी हाई, उससे कम है बीटा रे की, और सबसे कम है गामा रे की। यानी जो रे जितना स्लो होगा वह उतना ज़्यादा आयोनाइज करेगा। मान लीजिए एक ग्लास ट्यूब में गैस बंद है, कोई भी गैस है, उस गैस से अगर अल्फा रे पास होगा तो वह उस गैस को आयोनाइज करेगा, यानी उस गैस में जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो ये चूंकि धीरे धीरे मूव करता है इसलिए ये ज़्यादा आयोनाइज कर सकता है। और गामा रे इतना फास्ट होता है कि वो बहुत कम आयोनाइज कर पाता है, जब तक वो आयोनाइज करेगा तब तक तो वो निकल जाता है। तो इसीलिए गामा रे की आयोनाइजिंग पावर सबसे कम है। पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब होता है भेदन क्षमता। किसी चीज़ को, मान लीजिए एल्युमिनियम का एक मोटा शीट है या कागज़ का एक मोटा शीट है, तो क्या अल्फा रे उसको आर पार क्रॉस करके निकल पाएगा? तो इसका पेनेट्रेटिंग पावर सबसे कम है, इससे ज़्यादा इसका है, और सबसे अधिक गामा रे का। गामा रे 10 सेंटीमीटर मोटे एल्युमिनियम के शीट को क्रॉस करके आर पार निकल सकता है। गामा रे अगर इंसान के शरीर पर डाला जाए तो वह चमड़े के आर पार भेद कर निकल जाएगा। पेनेट्रेटिंग पावर गामा रे का बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए गामा रे डेंजरस होता है। अगर गामा रे आपके चमड़े पर डाला जाए तो वो पूरा जला देगा। एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स कैथोड, यह कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स एनोड, ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज होता है तो ये एनोड की तरफ जाएगा, और इसमें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। भले इसका स्पीड कम है लेकिन मास ज़्यादा है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। इसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा कम, और इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो इसलिए होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मास जीरो है, इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पॉइंट्स के आधार पर आप अल्फा रे, बीटा रे और गामा रे को कंपेयर कर सकते हैं। इसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे चार्ज है, मास है, आयोनाइजिंग पावर है, ये याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए फेयर कॉपी में ही, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ, या हेडिंग डाल दीजिए कंपेरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रे। इस तरह से हेडिंग डाल के और ये पूरा प्रॉपर्टी कंपेरिजन लिख लीजिए। पहले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखिएगा अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के गुणों की तुलना। ठीक है, ऐसे हेडलाइन दे के फिर इसको लिख लीजिए। इसको थ्योरी वाले में ही लिखिए।
अब देखिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन। फिशन का मतलब होता है टूटना, फिशन फिशन का मतलब होता है, न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है नाभिक का टूटना, और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है दो नाभिक का आपस में जुड़ना। फ्यूज करना मतलब मिलना और फीस करना मतलब टूटना। तो फिशन और फ्यूजन ये दो वर्ड है। तो न्यूक्लियर फिशन इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन, और न्यूक्लियर फ्यूजन इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है मिलना। तो जब दो नाभिक आपस में मिलते हैं तो एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, इसी को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस टूटता है और दो या दो से अधिक न्यूक्लियस देता है। इस प्रोसेस में भी एनर्जी बहुत सारा निकलता है। यह दोनों ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, दोनों में ढेर सारा एनर्जी निकलता है, पर इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलता है। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये एग्जाम में आता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए 2 नंबर में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, सच न्यूक्लियर फेनोमेनन इन विच 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई कॉम्बाइन टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी ऐसा नाभिकीय फेनोमेना, ऐसा नाभिकीय घटना जिसमें 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में कंबाइन होकर यानी जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, इसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। It occurs at very high temperature and large amount of energy is released in this process। यह प्रक्रिया बहुत ऊंचे तापमान पर होती है और इस प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। जो सोलर एनर्जी है सन में, सन से जो हमको लाइट मिल रहा है यानी वो जो एनर्जी मिल रहा है वो इसी प्रोसेस के थ्रू मिलता है। तो यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रखिए कि किस प्रोसेस के थ्रू हमको सोलर एनर्जी मिलता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन, देखिए ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। एक होता है हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो ये प्रोटियम है और ये ट्राइटियम है। यहाँ पर देख रहे हैं मास नंबर 3 है, यहाँ मास नंबर 1। दोनों जितने भी हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट। तो ये प्रोटियम है और ये ट्राइटियम है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर हीलियम बना रहे हैं, हीलियम का एटम, और बहुत सारा एनर्जी निकल रहा है। तो यही है न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द मेन सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, और सोलर एनर्जी का मुख्य सोर्स न्यूक्लियर फ्यूजन है। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। अब देखते हैं न्यूक्लियर फिशन, सच न्यूक्लियर फेनोमेनन इन विच अ हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। यानी ऐसा न्यूक्लियर फेनोमेना जिसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के न्यूक्लियस में परिवर्तित होता है, इसको हम न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। फिशन माने टूटना, यानी बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा और 2 या 2 से अधिक छोटा न्यूक्लियस देगा। इट ऑकर्स एट लो टेम्परेचर, यह फ्यूजन के मुकाबले कम टेम्परेचर पर होता है। कम का मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 डिग्री सी पे हो जाएगा, ये भी बहुत हाई पे होता है पर उसके मुकाबले कम पे होता है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में भी बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये यूरेनियम का एक एटम है, यूरेनियम 235। तो यूरेनियम का मास नंबर है 235 और इसका एटॉमिक नंबर है 92। ठीक है, यूरेनियम का एक एटम है। इस पर जब एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराया जाता है, यानी यह न्यूट्रॉन जब इस यूरेनियम परमाणु पर अटैक करता है तो यह यूरेनियम का एटम अनस्टेबल होकर टूटने लगता है। तो किस में कन्वर्ट होता है, बेरियम और क्रिप्टन, यानी एक एटम बेरियम का बनेगा और एक एटम क्रिप्टन का। बेरियम 14156, क्रिप्टन 9236, और 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकलता है। इसके अलावा ढेर सारा हीट एनर्जी निकलता है। तो जब एक न्यूट्रॉन, ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, जब एक न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम एटम पर अटैक करता है तो एक बेरियम एटम मिलता है, एक क्रिप्टन का एटम मिलता है, 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन मिलता है और बहुत सारा हीट एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो जो एटम बम बनता है वो न्यूक्लियर फिशन पे बनता है, लेकिन हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे बनता है। याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल एटम बम।
एटम बम जो बनता है वो किस पर बनता है? न्यूक्लियर फिशन पे। तो इसको आप लोग लिख लेंगे, हेडिंग दीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, ऐसे हेडिंग देके फिर लिखिए, यहां से लिखिए। तो ये सब थ्योरी में लिखते चलिए, हेडिंग दीजिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, और नीचे में न्यूक्लियर फ्यूजन का लिखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आ सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। सोलर एनर्जी का मेन सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन बम बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन ज़्यादा अगर आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, दोनों में अंतर लिखिए, तो 2-3 अंतर तो ऐसे भी देख रहे हैं। फ्यूजन में जहाँ 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, फिशन में उल्टा होता है, एक बड़ा नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में परिवर्तित होता है। फ्यूजन जहाँ हाई टेम्परेचर पर होता है, फिशन थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे होता है। फ्यूजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, फिशन में क्योंकि सोलर से तो, सन से तो हमको बहुत सारा हीट एनर्जी मिलता है, लाइट एनर्जी मिलता है, तो इसलिए फ्यूजन में अधिक एनर्जी निकलता है, फिशन में उसके मुकाबले थोड़ा सा कम मिलता है। अब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखिए। हेडिंग दीजिए नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन तथा नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन। एटम बम बनाने में न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर इसको हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संयंत्र।
तो अभी आपने देखा कि यूरेनियम 23592 पर जब एक न्यूट्रॉन अटैक करता है तो बेरियम 14156 एंड क्रिप्टन 92236 प्लस 3 न्यूट्रॉन और साथ ही साथ बहुत सारा एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी। यह है आपका न्यूक्लियर फिशन। ये कौन सा, इसमें क्या देख रहे हैं कि यूरेनियम के एक परमाणु पर जब एक न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग कराया जाता है तो यूरेनियम का परमाणु टूटकर बेरियम के परमाणु, क्रिप्टन के परमाणु में कन्वर्ट होता है, 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जनरेट होता है और बहुत सारा हीट एनर्जी निकलता है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ये किस का एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर फिशन, क्योंकि यहाँ पर टूट रहा, नाभिकीय विखंडन। अब जरा सोचिए, इतना सारा हीट एनर्जी निकल रहा है, अगर इस हीट एनर्जी से हम पानी गर्म करके और जो भाप बने उस भाप से हम टरबाइन चला के बिजली पैदा करें तो क्या ऐसा कर सकते हैं? फिर से समझिए, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, सॉरी फिशन होता है, इसमें क्या होता है? यूरेनियम के एक परमाणु पर एक न्यूट्रॉन से अटैक कराकर बेरियम क्रिप्टन का 2 परमाणु मिल गया और 3 न्यूट्रॉन मिलता है और बहुत सारा हीट एनर्जी मिलता है। अगर इस हीट एनर्जी से हम पानी को गर्म करके और उसके भाप से अगर हम टरबाइन चलाकर बिजली पैदा करें तो क्या ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेटअप तैयार करते हैं उसको न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर अपने भी देश में कई जगह पर है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में हम न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अपने देश में जितना भी बिजली का उत्पादन हो रहा है उसका 3 से 5% प्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू हो रहा है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? एक बड़ा सा सेटअप है, एक मशीन है, एक पूरा संयंत्र है जिसके अंतर्गत न्यूक्लियर फिशन कराकर न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रिएक्शन में। एक तो यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है और एक है हीट एनर्जी निकल रहा है बहुत सारा, ठीक है। यह जो 3 न्यूट्रॉन निकलता है इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, वेरी फास्ट। यह 3 न्यूट्रॉन जो यहाँ पर जनरेट हो रहा है इसका स्पीड क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए यह यूरेनियम का एक टुकड़ा है, एक छड़ है, रॉड है यूरेनियम का। तो यहाँ पर इस टुकड़े में कितने एटम्स होंगे? बहुत सारे एटम्स होंगे, अरबों खरबों एटम्स होंगे। अगर इस पर एक न्यूट्रॉन से अटैक कराया जाए, बम्बार्डिंग कराया जाए इस टुकड़े पर, तो क्या होगा जरा सोचिए। यह एक न्यूट्रॉन एक एटम को अटैक करके इस तरह से 3 न्यूट्रॉन देगा, फिर यह 3 न्यूट्रॉन 3 एटम पे अटैक करेगा तो फिर 3 और देगा, नहीं 3 3 6 3 9 9 दे देगा। फिर से समझिए, जैसे एक एटम है, इस पर एक न्यूट्रॉन का अटैक हुआ तो 3 न्यूट्रॉन आ गया जिसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन होता है। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलता है ये इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। ये फिर यूरेनियम के किसी दूसरे एटम पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा एटम है। जब हम यूरेनियम का एक टुकड़ा लेते हैं तो उसमें तो बहुत सारा एटम है। तो एक न्यूट्रॉन जब एक एटम पर अटैक करता है तो 3 न्यूट्रॉन आता है। यह 3 न्यूट्रॉन फिर 3 एटम पर अटैक करेगा और हर अटैक में फिर 3 न्यूट्रॉन आएगा। इसमें भी 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन और 3 न्यूट्रॉन, यानी टोटल 9 न्यूट्रॉन मिल जाएगा। यह न्यूट्रॉन फिर एक एक यूरेनियम एटम पे अटैक करेगा। तो यह 9 न्यूट्रॉन 9 यूरेनियम एटम पे अटैक करके
9 3 जा 27, यानी यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यानी हर अटैक पर 3-3 न्यूट्रॉन मिलेगा, तो टोटल 27 न्यूट्रॉन मिलेगा। फिर ये 27 न्यूट्रॉन अगले 27 एटम पे अटैक करके 81 न्यूट्रॉन देगा। और यह रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि अगर एक न्यूट्रॉन इस पे अटैक करेगा तो ये तुरंत ही देखते देखते ये सारा एटम कोलैप्स होगा। और एक साथ सोचिए, अगर एक न्यूट्रॉन अटैक करता है तो इतना सारा हीट एनर्जी मिलता है, तो यहाँ पर कितना सारा ये लगातार ये खुद से होते चले जाएगा। नहीं कहते हैं सेल्फ, एकदम से ये अनकंट्रोल्ड टाइप से ये रिएक्शन होगा, अनकंट्रोल्ड। यहां पर हीट एनर्जी आएगा, फिर यहां पर हीट एनर्जी आएगा। इस तरह से देखिए कितना सारा हीट एनर्जी एक साथ निकलेगा, और ये सारा हीट एनर्जी के कारण यहां पर क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो जरूरत क्या है, अब मान के चलिए कि हम न्यूट्रॉन से अटैक कराते हैं इस यूरेनियम के टुकड़े पर, और अगर 10 सेकंड के अंदर ये सारा यूरेनियम एटम जल जाए तो बहुत सारा हीट एनर्जी देगा। जैसे एटम बम जब विस्फोट होता है तो वहां पर चेन रिएक्शन होता है। एटम बम किस प्रोसेस पे काम करता है, इसी न्यूक्लियर फिशन पे काम करता है। तो जब एटम बम गिरता है तो एक साथ देखते हैं कितना सारा हीट एनर्जी निकलता है, तभी तो उतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय करता है वो। तो वहाँ पर चेन रिएक्शन होता है, और कैसा रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड। तो क्या बिजली का उत्पादन आप ऐसे करेंगे, एक साथ पूरा चेन रिएक्शन अनकंट्रोल टाइप से करवा के एक ही साथ विस्फोट हो जाएगा, तो नाभिकीय संयंत्र आपका ले दे के उड़ जाएगा, बिजली का उत्पादन क्या होगा। तो इसमें करना क्या है, आपको एक ऐसा तरीका खोजना है कि ताकि ये जो मेरा रिएक्शन हो रहा है ये कंट्रोल्ड तरीके से हो, नियंत्रित तरीके से हो, और स्टेप बाय स्टेप करके थोड़ा थोड़ा एनर्जी मिलते रहे, पानी गर्म होता रहे, भाप बनता रहे, टरबाइन चलता रहे, और बिजली का उत्पादन होता रहे। ये नहीं कि एक ही बार में, जैसे आप खाना खाते हैं तो ऐसा नहीं ना कि एक ही बार में सारा डाल देते हैं, धीरे धीरे करके खाते हैं। तो वैसे ही इसमें जो एक ही बार में ये डेंजरस रेट से पूरा रिएक्शन हो जाता है अनकंट्रोल टाइप में, तो इतना सारा हीट एनर्जी एक ही बार में अगर खत्म हो जाएगा, ये तो टुकड़ा जल जाएगा, और सारा हीट एनर्जी क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो गैस, जैसे गैस सिलेंडर है तो उसमें गैस होता है, तो क्या एक ही बार में सारा गैस जल जाता है या धीरे धीरे करके जलता है? धीरे धीरे करके जलता है, तभी खाना बनता है, डेली खाना बनता है। अगर एक ही बार में सारा गैस ब्लास्ट हो जाए तो खाना बनेगा? खाना नहीं बनेगा, खाना उड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी है इस चेन रिएक्शन को, इसको चेन रिएक्शन कहते हैं। यह जो चेन रिएक्शन है इसको कंट्रोल्ड टाइप से करवाना, यानी इस पर कंट्रोलिंग लगाना। ये जो 3 न्यूट्रॉन आ रहा है, फिर 3 से 9 हो गया, 9 से 27 हो गया, और अचानक से पूरा एकदम रिएक्शन हो गया, अचानक से ये पूरा यूरेनियम का टुकड़ा जल गया। हम चाहते हैं कि ये यूरेनियम धीरे धीरे टूटे, ताकि धीरे धीरे एनर्जी मिलता रहे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहे। तो इसके लिए करना क्या होगा कि जैसे एक न्यूट्रॉन अटैक करता है एक एटम पे तो 3 न्यूट्रॉन आता है। इस 3 में से अगर 2 न्यूट्रॉन को हम हटा लें, तुरंत हटा लें, कोई ऐसे चीज़ के द्वारा इस 2 न्यूट्रॉन को अगर हटा लें तो बचेगा 1 न्यूट्रॉन, जो एक एटम पे अटैक करेगा, फिर 3 आएगा, फिर इस 3 में से 2 हटा लें। यानी बार बार ये चीज़ करना होगा कि 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को हटाना होगा। तो यह काम करता है कंट्रोलिंग रॉड। समझते चलिए, कंट्रोलिंग रॉड, इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक छड़। ये करता क्या है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को, एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर एक बड़ा सा बॉक्स होता है। ऐसे तो पूरा प्लांट को ही न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर मेन जो होता है एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर यूरेनियम का छड़ रहता है। ये आपका यूरेनियम का टुकड़ा है। आप जानते हैं यूरेनियम काफ़ी कीमती होता है, तो यही यूरेनियम का टुकड़ा है। इसी छड़ को धीरे धीरे करके न्यूट्रॉन से अटैक कराकर जलाना है, यानी ये एक तरह से आपका ईंधन हो गया, जिसको इंग्लिश में फ्यूल बोलते हैं। जैसे हम लोग कोयला जलाते हैं ईंधन के रूप में, लकड़ी जलाते हैं, गोईठा जलाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो ये यूरेनियम का टुकड़ा है इसको जलाकर
हीट एनर्जी पैदा करना है। उस हीट एनर्जी से पानी गर्म करके भाप जो निकलेगा उस भाप को हाई प्रेशर से टरबाइन घुमाना है। तो यह फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। इसको न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये डोमेस्टिक फ्यूल नहीं है। क्या घर में हम डायरेक्ट यूरेनियम को जला करके खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ये न्यूक्लियर फ्यूल है, इसको हम कहते हैं नाभिकीय ईंधन। ये कैसा ईंधन है? नाभिकीय ईंधन। तो ये हो गया यूरेनियम का टुकड़ा, न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए कि नाभिकीय संयंत्र में नाभिकीय ईंधन के रूप में कौन इस्तेमाल होता है, तो लिखिएगा यूरेनियम 235। अब देखिए, इसके अंदर कंट्रोलिंग रॉड्स होते हैं। यह जो रॉड होते हैं ये कैडमियम के बने होते हैं। कैडमियम एक एलिमेंट है। यह रॉड किसका बना होता है? कैडमियम, याद रखिए, Cd, इसका सिंबल है Cd। तो कैडमियम रॉड का इस्तेमाल होता है कंट्रोलिंग रॉड के रूप में, और यह कंट्रोलिंग रॉड करता क्या है? एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि हमारा रिएक्शन कंट्रोल तरीके से हो। दूसरा होता है मॉडरेटर। इसको हिंदी में कहते हैं अवमंदक। चूंकि यह जो 3 न्यूट्रॉन डेवलप होता है इसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। इतना हाई स्पीड होता है कि हो सकता है यह किसी एटम को बिना अटैक किए निकल जाए। तो इसके स्पीड को जब तक आप स्लो नहीं करिएगा तब तक ये अटैक करेगा कैसे? तो इसीलिए इसके स्पीड को स्लो करने की ज़रूरत है। तो मॉडरेटर का इस्तेमाल होता है टू रिड्यूस द या टू स्लो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के स्पीड को धीमा करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने क्या किया, जो 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है इसमें से 2 न्यूट्रॉन को हटा लिया, एब्जॉर्ब करवा दिया। किसके मदद से? कंट्रोलिंग रॉड के मदद से। और जो 1 न्यूट्रॉन बचा उस 1 न्यूट्रॉन के स्पीड को कमाने के लिए मॉडरेटर का इस्तेमाल किया। मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? वाटर का। मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होता है वाटर का। एक होता है जैसे देखिए, वाटर का क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, ठीक है। और एक होता है हैवी वाटर। हैवी वाटर, हैवी वाटर को हिंदी में कहते हैं भारी जल। भारी जल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है D2O। ये D2O क्या है? तो ये D का मतलब हो गया ड्यूटेरॉन। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। आइसोटोप का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 आइसोटोप है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 होगा लेकिन मास नंबर 1 2 3 होगा। तो इसी का सिंबल है ड्यूटेरियम, इसका सिंबल है ट्राइटियम, इसका नाम है ट्राइटियम, इसका सिंबल है T। ये हो गया प्रोटियम P। तो ये ड्यूटेरियम D2O। हम लोग जो पानी लिखते हैं H2O तो वो कौन सा H होता है? ये वाला H होता है। लेकिन भारी जल जो होता है उसमें ये हाइड्रोजन एटम यूज होता है जिसका सिंबल है D। तो D2O ये भारी जल हो गया। या ग्रेफाइट का भी इस्तेमाल होता है अवमंदक के रूप में। ग्रेफाइट क्या करता है? न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करता है। तो चलिए, ये 2 काम हो गया। तीसरा काम है कि हीट एनर्जी इसके अंदर बहुत सारा निकलेगा। जैसे स्लो रेट से रिएक्शन होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर हीट बनेगा। इस हीट एनर्जी से हमको पानी गर्म करना है। तो तीसरा हो गया कूलेंट। कूलेंट को हिंदी में कहते हैं शीतलक। शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? वाटर का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर नाइट्रोजन गैस का। ये सब का इस्तेमाल होता है आपका किसके रूप में? कूलेंट के रूप में। कूलेंट का काम है कि इसके अंदर ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है इसके अंदर जो हीट एनर्जी बनता है इस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। तो अगर हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो पानी क्या करेगा? इस सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये गर्म हो जाएगा। या कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होगा, नाइट्रोजन गैस गर्म होगा। हर गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं हाई प्रेशर पे। याद रखिएगा, आप ये नहीं सोचिएगा कि पानी है तो लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और नाइट्रोजन को भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। कूलेंट का काम होता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जितना भी हीट एनर्जी बना उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ठीक है। और चौथा होता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, इसको कहते हैं ऊष्मा विनियामक। इसका काम होता है, यह एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर क्या होता है
कि ये जो कूलेंट है जैसे वाटर है, तो वाटर ने क्या किया, इसके सारे हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो पानी हो गया गर्म। अब हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, इस गर्म पानी को स्टीम में बदल देगा, यानी पूरा भाप में बदल के और उसका हाई प्रेशर कर देगा। इतना प्रेशर कर देगा, इतना हाई प्रेशर पे वो स्टीम निकलता है कि जैसे टरबाइन के ब्लेड पर वो पड़ता है कि टरबाइन घूमने लगता है। तो हीट एक्सचेंजर का काम है कि इस गर्म पानी को बॉयल करके, ये तो ऑलरेडी बॉइलिंग वाटर ही रहता है, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करने के बाद बॉयल होने लगता है, इस बॉइलिंग वाटर को किस में कन्वर्ट करता है, ये हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करता है। और यही स्टीम फिर टरबाइन को घुमाता है और बिजली का उत्पादन होता है। तो ये 4 पॉइंट याद रखिए। कंट्रोलिंग रॉड, जिसका काम है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना। कैडमियम छड़ का इस्तेमाल होता है कंट्रोलिंग रॉड के रूप में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होते हैं, कंट्रोलिंग रॉड्स, वो किसके बने होते हैं, तो आंसर है कैडमियम। दूसरा है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम है न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करना। तो वाटर, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, ये सब मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कूलेंट का काम है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो हीट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर का इस्तेमाल होता है। और हीट एक्सचेंजर का काम है इस बॉइलिंग वाटर या इस जो हीटेड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कन्वर्ट करना हाई प्रेशर स्टीम में, ताकि वो टरबाइन पे पड़े और वो घूमे और इस तरह से बिजली का उत्पादन हो। तो ये देखिए पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या बनावट है, किस तरह से वो काम करता है, तो इसको आप देख लीजिए। आप लोग हेडिंग डालिए न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इन डिटेल। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको एक्सप्लेन करिए। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन के रूप में मत लिखिएगा, थ्योरी वाले कॉपी में लिखिए, हेडिंग दीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर और लिखना स्टार्ट करिए। ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड मेनली ऑन ए कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में मेनली क्या हो रहा है, एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन हो रहा है। इट गिव्स अस आइसोटोप्स एंड एनर्जी। इसके थ्रू हमको एनर्जी भी मिलता है और आइसोटोप तो बनता ही है, क्योंकि जैसे यूरेनियम कन्वर्ट होगा बेरियम और क्रिप्टन में तो वो सब बहुत सारा आइसोटोप जनरेट करता है। इसको आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे। द मेन पार्ट्स ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर आर। न्यूक्लियर रिएक्टर के ये 5 मुख्य भाग हैं। पहला है फिसाइल न्यूक्लियाई। फिसाइल न्यूक्लियाई का मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसको हम तोड़ सकते हैं, जिसको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिसको फ्यूल कहते हैं। यानी यूरेनियम ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है, या प्लूटोनियम भी डाल सकते हैं। सेकेंड है मॉडरेटर, तीसरा है कंट्रोल रॉड, चौथा है कूलेंट, पांचवा है हीट एक्सचेंजर। ये डायग्राम हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर का। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ कोर, इसी में रहता है यूरेनियम का छड़। साथ ही साथ कंट्रोलिंग रॉड, साथ ही साथ एक ट्यूब गया हुआ है, इसमें कूलेंट फ्लो होता है, वाटर फ्लो होता है। ये सारे हीट को क्या करता है, बॉक्स के अंदर जो भी हीट है उसको निकालता है। और ये बॉक्स एक मोटे से लोहे के बॉक्स में ये रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें अल्फा बीटा गामा रे निकलता है जो काफ़ी हार्मफुल होता है। वह रे अगर इसको, आप जानते हैं ना गामा रे का पेनिट्रेशन पावर बहुत हाई होता है, तो वह रे कहीं गलती से ये बॉक्स फट गया तो वो सारा अल्फा बीटा गामा रे इन्वायरमेंट में फैलेगा और सारे आदमी मारे जाएंगे। तो इससे बचने के लिए इसको फिर एक और बॉक्स के अंदर इसको डाला जाता है। तो इसमें बहुत सारा सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये साधारण ईंधन नहीं है, ये कोयला गोईठा नहीं है, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूल है। ये जब जलता है तो अल्फा बीटा गामा निकलता है जो काफ़ी डेंजरस है, ह्यूमन बींग के लिए भी, प्लांट के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, पूरा इकोसिस्टम के लिए काफ़ी डेंजरस है। ये कूलेंट आ गया आपका इधर से। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यही है हीट एक्सचेंजर। यहाँ पर जो स्टीम जनरेट होता है हाई प्रेशर पे वो कहाँ चला जाता है, टरबाइन में। ये हीट एक्सचेंजर है, यानी स्टीम जनरेटर। यहाँ पर स्टीम जनरेट होता है, इधर से वाटर जाता है कूलेंट के रूप में। ये वाटर क्या करता है, इसके अंदर के हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ पर हीट एक्सचेंजर में आता है और वो स्टीम बनकर निकल जाता है। पहला देखिए न्यूक्लियर फ्यूल।
द फिसाइल न्यूक्लियाई यूज्ड इन द रिएक्टर इज कॉल्ड फ्यूल ऑफ द रिएक्टर. यूरेनियम और प्लूटोनियम इज यूज्ड एज फ्यूल. सेकेंड है मॉडरेटर. इट इज यूज्ड टू स्लो द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन. द कॉमनली यूज्ड मॉडरेटर आर वाटर, हेवी वाटर एंड ग्रेफाइट. थर्ड है कंट्रोल रॉड. कंट्रोल rods are used to control the chain reaction. Cadmium rod is used as control rod because it can absorb extra neutron and maintains the stable rate of reaction. It can absorb extra neutron लिख दीजिए. सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा तब तो रिएक्शन होगा ही नहीं. नेक्स्ट है कूलेंट. कूलेंट इज अ कूलिंग मटेरियल विच रिमूव्स द हीट जनरेटेड ड्यू टू फिशन इन द रिएक्टर. तो रिएक्टर के अंदर यानी बॉक्स के अंदर जो भी हीट जनरेट होता है उसको ये एब्जॉर्ब करता है. द कॉमनली यूज्ड कूलेंट आर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन. हीट एक्सचेंजर. इट टेक्स हीट फ्रॉम द कूलेंट. यह कूलेंट से क्या करता है, हीट को लेता है एंड कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम एट हाई प्रेशर. तो हीट एक्सचेंजर में क्या होता है कि वो जो बॉइलिंग वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है हाई प्रेशर पे. दिस इज यूज टू रन टर्बाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसका इस्तेमाल होता है टर्बाइन को घुमाने में और बिजली का उत्पादन में. तो ये तो था पूरा उसका कंस्ट्रक्शन और क्या क्या उसमें पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब देखिए, लाइक एनी पावर रिएक्टर, कहीं भी जो बिजली का उत्पादन होता है, कहीं भी जो पावर प्रोडक्शन होता है, तो उस प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स जनरेट वेस्ट प्रोडक्ट. तो उस प्लांट में कुछ ना कुछ कचरा निकलता है. कचरा को हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं. कुछ भी जो आप जलाते हैं, जैसे कोयला जलाते हैं तो बहुत सारा राख निकलता है, गोईठा जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है. तो वैसे यूरेनियम को जब जलाइएगा तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वही अल्फ़ा, बीटा, गामा रे, ठीक है, या जो आइसोटोप्स निकलेंगे तो वो आइसोटोप्स भी डेंजरस होते हैं. अल्फ़ा, बीटा, गामा रे ये सब वेस्ट प्रोडक्ट है. तो इसका प्रबंधन करना जरूरी है. ऐसे नहीं कि हाँ बस जला दिए, बिजली पैदा कर दिया, पता चला इधर लाखों आदमी मर गया. एक ऐसा ही घटना हुआ था अमेरिका में. अमेरिका में एक जगह है चर्नोबाइल. चर्नोबाइल में क्या हुआ था, आज से लगभग 50-100 साल पहले, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, उस शहर में, चर्नोबाइल शहर जो बसाया गया था, पूरा वहाँ पावर प्लांट था. और उस पावर प्लांट में जितने भी साइंटिस्ट या वर्कर काम करते थे उनके लिए एक पूरा कॉलोनी बसाया गया था. शहर से काफ़ी दूर एक शहर बसाया गया था. उस न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसा ब्लास्ट हुआ, किसी मिस्टेक के कारण ब्लास्ट हुआ ऐसा कि पूरा वो एरिया पूरा दूषित हो गया. ऐसा दूषित हो गया कि वहाँ का तालाब, वहाँ का हवा, वहाँ का मिट्टी, हर चीज़ पूरा बंजर हो गया. उस एरिया में जाने से मनाही है. अगर उधर जाएगा कोई आदमी तो आज भी 100 साल के बाद भी आज भी रेडिएशन का खतरा है. आज भी अल्फ़ा, बीटा, गामा रे उस इन्वायरमेंट में इस तरह से घुसा हुआ है कि वहाँ तालाब में जितना मछली है वो सब मर गया, या जो सरवाइव कर गया उसका पूरा जेनेटिक चेंज हो गया है. अजीब अजीब फेनोमेना. उस एरिया में अभी आप जाइएगा और 2-4 घंटा रह लीजिएगा तो आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा. तो इस तरह का होता है. आपने पढ़ा होगा कि एटम बम का इस्तेमाल हुआ था, अमेरिका ने इस्तेमाल किया था जापान के खिलाफ, हिरोशिमा नागासाकी पे. आज भी वहाँ पर इसका असर देखने को मिलता है. तो इतना ज़्यादा ये हार्मफुल प्रोडक्ट होता है. बट न्यूक्लियर वेस्ट नीड स्पेशल केयर. लेकिन जो भी नाभिकीय कचरा है, नाभिकीय वेस्ट है, उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत है. ऐसे नहीं जहाँ तहाँ हम डिस्पोज कर देंगे. घर में जो यूज़ करते हैं आप कचरा, घर में जो भी सामान यूज़ करते हैं और जो कचरा होता है उसको तो आप जहाँ तहाँ फेंक देते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियर वेस्ट नहीं है. लेकिन न्यूक्लियर वेस्ट को आप जहाँ तहाँ ऐसे डिस्पोज नहीं कर सकते फॉर ट्रीटमेंट सिंस दे आर रेडियो एक्टिव एंड हैजार्डस. तो इसीलिए जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको स्पेशल केयर चाहिए उसके ट्रीटमेंट के लिए कि कहाँ उसको कैसे क्या करना है. और क्योंकि वो रेडियो एक्टिव भी होते हैं और हैजार्डस होते हैं, यानी हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं. तो ये अगर आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा. ये एक आध बार पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसको आप देख लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है. 2-4-5 पॉइंट याद रखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काम देगा. चलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए. हेडिंग दीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर और हिंदी में लिखिएगा नाभिकीय संयंत्र. और यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा ये पूरा.
चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था, और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।